नमस्कार। मेरी कहानी मेरी जुबानी के अंतर्गत मैं आराधना खरे आपके समक्ष लेकर आई हूँ नई कहानी जिसका नाम है एक बार फिर। जीवन की 31 वसंत देखने के बाद जीवन साथी की कल्पनाएं बार बार बन बिगड़कर विकृत सी हो जाती हैं। किशोर मन के सपनों के अवशेष ही कहाँ बच पाते हैं इस वय तक पहुँचते पहुँचते। माता पिता का सुखी संतृप्त जीवन मैंने देखा ही था। दोनों छोटे भाई बहन भी छोटे बच्चों से पूर्ण अपने पारिवारिक घेरे में रची बसी थी। इन सब के बीच मैं ही खड़ी थी, एकाकी अड़ियल पत्थर की समान। निरपराधी होते हुए भी किसी अनजाने दंड की सजा मुझे मिल रही थी। कभी कभी क्रोध भी आता था ईश्वर पर, मेरे गढ़ने में क्यों नहीं जरा सी उदारता का परिचय दे दिया। सामान्य नक्श के साथ गहरा सांवला रंग, दूसरी ओर उजली चांदनी में नहाई सुंदर नाक नक्श लिए मेरी छोटी बहन निष्ठा। मेरा भाई अजय भी सुदर्शन युवक था। जब तक मैं छोटी थी मेरे मधुर स्वभाव को लोग बहुत पसंद करते थे। मेरा बौद्धिक स्तर और उच्च वैचारिक क्षमता अन्य हम उम्र लड़कियों से अधिक थी, इसलिए परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदारों के मध्य मेरा श्रेष्ठ स्थान था। पर जैसे ही बड़ी होकर मैं विवाह योग्य युक्तियों की श्रेणी में खड़ी हुई, मैं बहुत अकिंचन, निरीह और निर्गुणी प्रतीत होने लगी। बुद्धि, कौशल, स्वभाव हर क्षेत्र में पीछे रहने वाली निष्ठा अब मुझसे आगे खड़ी थी, क्योंकि वह गौर वर्ण की धनी थी। निष्ठा ने किसी प्रकार बीए पास किया था और मैंने एमए में गोल्ड मेडल प्राप्त कर पीएचडी की थी। पर जब भी रिश्ते की बात आती मेरी सारी योग्यताएं धरे की धरी रह जाती और सभी लोग निष्ठा को लालच भरी दृष्टि से देखने लगते। मैं स्वयं को बहुत अपमानित महसूस करती। निष्ठा किसी प्रकार दोषी नहीं थी, परंतु मैं स्वयं को एक भारी बोझ की तरह अनुभव करने लगी थी। अपनी ही दृष्टि में अपमानित होने की पीड़ा कितना कष्ट देती है मैं सोच सकती हूँ। समय की आवश्यकता और निष्ठा की बढ़ती उम्र को देखते हुए मैंने ही पापा से कहकर निष्ठा के हाथ पीले करवा दिए। पापा का कुछ बोझ तो हल्का हो गया। अब अतीत को भी अपनी बात कहने का मौका मिला। उसने अपनी पसंद की जीवन संगनी चुन ली और माता पिता को किसी प्रकार तैयार करके हम लोगों ने अजीत का विवाह भी संपन्न करा दिया। दोनों भाई बहन अपनी अपनी दुनिया में लिप्त हो गए और मैं रह गई, स्वयं की दृष्टि में त्यागनी, दूसरों की दृष्टि में अपराधिनी बनी, एक प्रश्न चिन्ह की तरह। जब तक दफ्तर में मैं लिपिक पद पर कार्य करने लगी थी, मैं आत्मनिर्भर थी। साथ ही घर और दफ्तर में व्यस्तता अधिक थी, इसलिए समय आसानी से गुजरता। परंतु सहानुभूतिवश कभी प्रत्यक्ष कभी अप्रत्यक्ष रूप से किए गए कटाक्ष मेरे सीने को भीतर तक बीत देते। समय का चक्र रेंग रहा था। एक दिन मैंने कानाफूसी करते हुए माता पिता को सुना, फिर पता चला मेरे विवाह को लेकर ही बात चल रही है। अब तक मेरे लिए विवाह हर्षदायक अनुभूति तो था नहीं, एक समझौता मात्र था। पापा ने संकोच से बताया था, तुम्हारा विवाह करना चाहते हैं बेटी। लड़का नौकरी में है, खाता पीता है, दूसरी शादी है, तुम्हें पसंद कर चुका है। मैंने न स्वीकृति दी न अस्वीकृति, बस मौन को ही मेरी स्वीकृति मानकर पापा ने सब बातें तय कर दी। अत्यंत सादे ढंग से विवाह संपन्न हुआ और मैं भी अन्य लड़कियों की तरह अपने पति के घर आ गई। परंतु विधाता से मेरा अपमान का हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ था। मेरे पति विजय ने विवाह की प्रथम रात्रि ही मुझे आगाह कर दिया था, देखो मैं तुम्हें अंधेरे में नहीं रखना चाहता। तुमसे पहले जिस लड़की से मेरी शादी हुई थी वह बहुत सुंदर थी। मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ और भूल ही नहीं पा रहा हूँ। इस विवाह के लिए मैं जरा भी तैयार नहीं था, क्योंकि मन का सारा प्यार मैं उसे दे चुका हूँ। तुम्हें देने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है। मेरे माता पिता मेरे अकेलेपन के कारण चिंतित थे, इसलिए यह विवाह हो गया है। तुम मुझे दोषी समझती हो तो कृपया मुझे माफ़ कर देना।
विजय ने बड़ी सहजता से इतनी बड़ी बातें कह दी थी, पर मेरा मन भीतर ही दरक गया था। पर मेरे आहत मन को देखने, समझने, सहलाने को ना किसी को ध्यान था, ना आवश्यकता। पेड़ से गिरी खजूर में अटकी, मैं निर्विकार भाव से जिंदगी के इस छलावे को भी चुपचाप स्वीकार कर रही थी। समय में जीवन निर्वाह तो करना ही था। विजय ही नहीं, विजय की माँ, बहन, पिता ने भी मुझे अपने हृदय में वह स्थान नहीं दिया जिसकी मैं अधिकारिणी थी। विजय की पूर्व पत्नी मेघा के स्थान पर मैं अनायासी जबरन अध्यारोपित हो रही हूँ, ऐसा उन्हें लगता था। सास भी कहती, मेघा का रूप रंग तो जैसे अनोखा ही था। कभी ननद कहती, मेघा भाभी पर काली साड़ी कितनी सुंदर लगती थी ना माँ। कभी विजय कहते, मेघा के जाने के बाद घर आने का मन ही नहीं होता। मुझे सब कुछ चुपचाप सुनना था। यही नियति थी मेरी निराशा के सागर में डूबते उतराते हीनता के भाव से मैं ग्रसित हो रही थी और अधिक परिश्रम करके सबको प्रसन्न करने का प्रयास करती, पर सब अर्थहीन ही रह जाता। कभी कभी मुझे लगता मैं चीख चीख कर कहूँ, मैं मेघा नहीं हूँ, मैं आस्था हूँ, मुझे इसी रूप में स्वीकारो। पर ऐसा कभी नहीं हुआ। बहुत चाहने पर भी मैं हर मूल्यांकन में कम ही रह जाती, अपूर्ण, एक अधूरी नारी की तरह। विजय ने मुझे कोई कष्ट नहीं दिया, परंतु नारी का अहम शायद उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है। उसकी तुष्टि कभी नहीं हो सकी। मैं बहुत कोशिश करती अपने गुणों और विशेषताओं से सभी को प्रभावित कर सकूं, पर कहाँ। वहाँ हर जगह मेघा ही छाई हुई थी और मैं आस्था थी। मैं मेघा कैसे बन जाती? मेरा व्यथित मन और भी बोझिल हो जाता जब मुझे लगता मेघा कितनी भाग्यवान है, जो जीवित न होने पर भी हर स्थान पर, हर दिल में जीवित है, और मैं जीवित होते हुए भी मात्र एक भूत बनकर रह गई हूँ। पर आज मैं बहुत खुश हूँ। संभव है यह मृग तृष्णा मात्र ही हो, पर मुझे आशा है और इंतजार भी इस आने वाले शिशु का जो मेरी कोख में पल रहा है। जीवन के बहुत से क्षेत्रों में हारने के बाद मैं अब और नहीं हारना चाहती। मेरा शिशु, मेरा रक्त मुझे ही ढूंढेगा, मुझ में ही संपूर्ण मातृत्व की खोज करेगा ना। कभी भी दूसरी छवि को मुझ में खोज कर मुझे एक बार फिर से बौना नहीं बनाएगा। ऐसा हो सकेगा ना? मैं असमंजस में हूँ। धन्यवाद।